नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी। यहाँ पे मेरे साथ एसएससी जीडी के एनालिसिस के लिए और आपका जो कंटेंट है उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आजकल इस कंटेंट की बड़ा मारामारी है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि फाइनली हमने एसएससी के सिर में बढ़िया से हथौड़ा मार करके कंटेंट निकाल लिया है कि जो उसने कंटेंट मतलब जो आपसे नया टॉपिक पूछा है उसका पूरा निचोड़ मिल गया है। पिछली क्लास में जो 27 को मैंने क्लास आपको दी थी, 28 को दी थी, 29 को जो क्लास दी थी, अगर आपने अच्छे से उसको बढ़िया से पढ़ा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा कि आप ही लोगों की जुबानी है, बच्चों की जुबानी है जो पेपर दे करके निकलते हैं। अभी मेरे पास कई बच्चों का पेपर आया। आप लोग जो पेपर दे के निकलते हो मुझे कॉल करते हो, आप कहें तो मैं बात भी करा सकता हूँ। कई सारे बच्चे हैं तो उन्होंने खुद बताया है कि मैं नहीं कहता कि मेरा फंसा है, बच्चों ने खुद बताया कि जो पीडीएफ है हम वही पढ़ के गए हैं, आपकी क्लास करके गए हैं, हूबहू क्वेश्चन फंसे हैं, जो पुलिस वाले क्वेश्चन हैं वो भी फंसे हैं। आज उन्हीं पे आधारित थोड़ा सा एमसीक्यू लेकर के आए हैं। नए नए क्वेश्चन होंगे, बढ़िया से पढ़िएगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 3 बजे वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में आपके पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो यही प्लेटफॉर्म है आपका जो आपको इस समय दिला सकता है। ये मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। कॉल तो अभी भी मेरे पास आ रही हैं, प्रॉपर तरीके से कॉल चल रही है। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग मैथ्स सारी चीजें सही आ रही हैं। जीएस इस बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा है। कैलकुलेटिव मतलब जीएस इस बार करंट अफेयर्स पूछ ले 2025-26 से, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ हिंदी का। जीएस वाला तो जीएस वाले कराएंगे सर, मैं हिंदी का बता देता हूँ। कृत्य कृत्य का ये देखो, सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे पूछा था। कृत्य कृत्य की शुद्ध वर्तनी पूछी थी, शुद्ध वर्तनी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूनता की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। गद्यांश 5 क्वेश्चन आसानी से आए थे। शीर्षक भी आसानी से निकाल सकते हो। इंग्लिश और हिंदी से एक क्वेश्चन था, लेकिन वो इंग्लिश स्पेलिंग में ना लिख करके हिंदी स्पेलिंग में लिखा था, लेकिन था इंग्लिश से हिंदी का। ये बच्चे ने बताया। शब्दावली परिभाषा से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और वो क्वेश्चन वो तो जो हम लोग पढ़े थे पुलिस वाला की, ऐसे क्वेश्चन पूछता ना कि जहाँ पे पुलिस खोजबीन करती है उसे क्या कहते हैं, कुछ जो उसको मिल जाता है साक्ष्य या सबूत बोलते हैं। तो ऑप्शन में सबूत था, अगर आपको याद होगा तो सबूत हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट शिफ्ट में एक बारात की शुद्ध वर्तनी, एक ईश्वर की शुद्ध वर्तनी, एक और कोई शुद्ध वर्तनी बच्चा बताया था, मुझे याद नहीं है। गद्यांश 5 क्वेश्चन इजी आए थे। शुद्ध वर्तनी पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं यहाँ से। 5 क्वेश्चन आसान थे। इंग्लिश टू हिंदी से 3 या 2 से 3 क्वेश्चन थे। शब्दावली परिभाषा से 3 से 4 क्वेश्चन थे। मतलब लगभग 8 क्वेश्चन आपके शब्दावली परिभाषा से आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के सेशन की ओर, बढ़िया सी एक लाइन के साथ। गुड आफ्टरनून, आयुषी मिश्रा जी हैं, कृष्णा देव मंडल जी हैं, रियांश दुबे जी हैं, सारे लोग आगे हैं। सभी का अभिनंदन। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कहते हैं, अब ये मैंने अपने लिए लाइन लिखी है और आपके लिए भी लिखी है, क्योंकि आप जिस तरह से एसएससी से लड़ रहे हो, मतलब एग्जाम से लड़ रहे हो, नया नया टॉपिक पूछ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, और फिर भी मेहनत करके आप एग्जाम सॉल्व कर पा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, अचीवमेंट है। इसीलिए कहा गया, ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि हमने भी क्वेश्चन फंसाए हैं, आपने भी क्वेश्चन फंसाए हैं पढ़ करके। तो वाकिफ कहां जमाना, ये जीडी एसएससी के लिए है कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। स्टार्ट करते हैं। सूरज किस्कू जी हैं, मोहित जी आ गए, सभी लोग आ गए हैं। भाई एक वेद प्रकाश जी हैं, बहुत परेशान हैं। वेद प्रकाश जी से 1 मिनट का पूछ लेता हूं। हाँ जी बताइए। हेलो, किस बारे में? अच्छा, पेपर दे के आओ, बताओ क्या कैसा हुआ पेपर। कुछ कल परसों की क्लासेस से कुछ फंसा है? अच्छा अच्छा, ये सेकंड शिफ्ट में हुआ है ना आपका? कवित्री की शुद्ध वर्तनी आई थी? अच्छा, हस्तक्षेप ईश्वर की भी आई थी क्या? हम्म, इसका मतलब वर्तनी शुद्धि थोड़ा सा बढ़ गया ना। चलिए, मैं क्लास कर लूं फिर आपसे बात करूंगा डिटेल में, ठीक है। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। देखो, आ जाओ चलते हैं आज के सेशन की ओर।
ये 4 वर्तनी शुद्धि आई हैं। तो वर्तनी शुद्धि मैं इसलिए कंटेंट में नहीं लाया हूँ क्योंकि वर्तनी शुद्धि हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे। तो कोई भी क्लास सर्च कर लेना, वर्तनी शुद्धि बाय विनय सर करके सर्च कर लेना, आपको यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी एसएससी जीडी की, वर्तनी शुद्धि बाय विनय सर। पढ़ लेना, ये सारे प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन हैं, आप आसानी से इनको कर पाओगे। ये भी आप आसानी से कर लोगे, हमने कई बार पढ़ा है। तो ये आपका पूरा हिंदी का आज पूछा गया था। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ करके उसके बाद आंसर करिएगा। क्वेश्चन आसान है, बस आप इनको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वारंट के बिना किसी व्यक्ति को रोकना और तलाशी लेना क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास वारंट, मतलब आप पुलिस में हैं और आपके पास वारंट नहीं है और आप किसी को रोक करके उसकी तलाशी ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? नजरबंदी बोलेंगे, हिरासत बोलेंगे, छापेमारी बोलेंगे या कुर्की बोलेंगे? आंसर बताइएगा। देखो नजरबंदी क्या होती है, नजरबंदी की अगर आप बात करोगे, नजरबंदी का मतलब होता है कि जब आप किसी को किसी के घर में, उसी के घर में या किसी विशेष स्थान पे आप उसको क्या कर देते हैं, मतलब वहीं पे आप उसको बद्ध कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। बांधने का मतलब ये हो गया उसी में रखते हैं, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलने देते हैं, कोई और से मिलने नहीं देते, उसे नजरबंदी कहते हैं। उसके बाद हिरासत का मतलब क्या होता है? वारंट के बिना किसी व्यक्ति को रोकना और तलाशी लेना क्या कहलाता है? तो इसे हिरासत कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? हिरासत कहते हैं, ठीक है। छापेमारी का मतलब होता है जब किसी के घर में आप जाकर के छापे, मतलब उसकी तलाशी लेते हैं। अब देखो यहाँ छापेमारी का मतलब हो गया जब आप किसी के घर में जाकर के तलाशी लेते तब उसे छापेमारी कहते हैं। कुर्की का मतलब होता है जब आप जैसे अपने योगी बाबा बुलडोजर चला देते हैं, पूरे घर को बेच देते हैं, घर के सामान को बेच दे, मतलब वो तो खाली बुलडोजर चलाते हैं। और जो सरकारी संस्थाएं क्या हैं, जो मान लीजिए आपने लोन लिया है कहीं से और वो आप उसका लोन वापस नहीं कर पाते, तो वो आपके घर के सामानों की कुर्की कर देते हैं, तो उसी को कुर्की कहते हैं, मतलब एक तरीके से नीलाम कर देना। फरार अपराधी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे कोई अपराधी है, वो फरार हो गया, ठीक है, अब उसकी आप क्या कर रहे हो? उसकी संपत्ति जब्त कर ले रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। ये भी यूपी वगैरह में बहुत होता है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरार अपराधी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जब्ती कहलाती, कुर्की कहलाती, बेदखली कहलाती या सीलिंग कही जाती है? आंसर बताइएगा। सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में। 1 मिनट का समय दीजिएगा हमको जरा सा भाई साहब। बस 1 मिनट दे देना यार, आप लोग आंसर करो तब तक। ये क्या हुआ? चलिए आंसर करिए। इसका भी आंसर वैसे कुर्की होगा। 1 मिनट का समय दे देना मुझे, जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना। चलो आ जाओ। हाँ आ जाओ, चलते हैं सेशन की ओर, बिना किसी आ जाओ। इसको देखिए, फरार अपराधी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को कुर्की कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे? कुर्की कहेंगे। जायदाद वगैरह से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? बेदखली कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सीलिंग जानते हो किसे कहते हैं? सीलिंग एक वो होती है जब आप बॉर्डर पे जो फायरिंग वगैरह नहीं होती है, उसे भी सीलिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संपादक बोलेंगे, पत्रकार बोलेंगे, कवि बोलेंगे, लेखक बोलेंगे। लेखक तो लिखने का काम करता है, कवि जो कविता करता है, संपादक जो किसी पुस्तक वगैरह का, भाई पुस्तक वगैरह को संपादित करता है उसे संपादक बोलते हैं। पत्रकार किसे कहा जाता है? बोले सर पत्रकार वो होता है जो विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें पत्रकार कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पंचनामा का अर्थ क्या होता है बताएगा। जैसे पंचनामा नहीं होता है, कहते भैया इसका पंचनामा होगा, FIR लिखवाओ, सारी चीजें करो। निगलेक्ट का मतलब होता है मना कर देना। निगलेक्ट का अर्थ अगर आप देखोगे तो निगलेक्ट का मतलब होता है मना करना, ठीक है ना, अस्वीकार करना एक तरीके से।
चलिए, निगलेक्ट का मतलब क्या होता है? निगलेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से अस्वीकार कर देना, या आप कह सकते हो कि जो आपके एक तरीके से उपेक्षा करना भी होता है। वैसे निगलेक्ट का मतलब इनकार कर दीजिएगा तब भी सही हो जाएगा। इनकार करना, अस्वीकार करना, अस्वीकृति, ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो अगर पंचनामा का अर्थ क्या होता है? पुलिस की डायरी को पंचनामा बोलते हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं, गवाहों की उपस्थिति में बनाया गया घटना का विवरण, या फिर जज का आदेश, या फिर वकील की फीस। तो वकील की फीस को क्या कहेंगे भाई? वकील की फीस तो इसको क्या बोलते हैं आपका वकालतनामा, वो तो हो गया, वकालतनामा लगाता है तो वकील के जो साइन होते हैं वो वकालतनामा हो गया। लेकिन यहां क्या कह रहा है? पंचनामा का अर्थ होता है कि गवाहों की उपस्थिति में बनाया गया घटना का जो विवरण होता है उसे क्या कहते हैं? पंचनामा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का मर्डर हो जाता है तो आपने देखा होगा ऐसे बाकायदा पूरा बैरिकेटिंग करके और लोगों से पूछते हैं क्या हुआ। तो जब लोगों से पूछते हैं वो लोग बताते हैं, वही वो रिपोर्ट में लिखते हैं, उसी को पंचनामा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है जज का आदेश। वकील के ये तो हटा दो। पुलिस द्वारा किसी आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले अधिकतम कितने समय तक थाने में रखा जा सकता है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए 100%। ठीक है, तो पुलिस द्वारा किसी आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले अधिकतम कितने समय तक थाने में रखा जा सकता है? तो अभी एक केस भी हुआ था केरला में, केरला है शायद तमिलनाडु में, जिसमें पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई है, फांसी वासी की सजा हुई है। तो तब भी ये जो है बड़ा निकल करके आ रहा था न्यूज में। तो पुलिस द्वारा किसी आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले अधिकतम 24 घंटे तक थाने में रखा जा सकता है, केवल और केवल 24 घंटे तक। ये रूल होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो व्यक्ति है उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। उसके बाद रिमांड का क्या अर्थ होता है? कोई बताएगा? रिमांड का मतलब क्या होता है? आरोपी को रिहा करना, आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना, केस बंद करना या सजा सुनाना। तो इसके बारे में कल मैंने आपको वन लाइनर समझाया था, आपको अगर याद हो तो आप लोग आंसर कर पाओगे। इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे हैं तो थोड़ा स्पीड में चलिएगा। रिमांड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या? तो रिमांड का मतलब क्या होता है? बोलो सर, आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना क्या कहलाता है? बोले साहब इसको रिमांड कहते हैं। बी वाला आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है मृत्यु के कारण को पता लगाने के लिए शव की जांच को क्या कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप जानते हो अच्छे से। आपने देखा होगा किसी कोई जहर खा के मर जाता है, या कोई किसी का कत्ल हो जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या कहते हैं? इसका पोस्टमार्टम कीजिए। ठीक है, इसका क्या करिए सर? रोज रोज कितने क्वेश्चन देंगे? बस यही है, वही उसी पे आधारित है क्वेश्चन। इनको करते रहो, करते रहोगे तो मजा आएगा, पढ़ते रहोगे अच्छा होगा। ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए शव की जांच को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शव परीक्षा कहते हैं। तो हो सकता है शब्द आपका हिंदी में कह दे, या ऑटोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कहा जाता है इसको। ऑटोप्सी तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं इसको हिंदी में शव परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, एक्सरे का मतलब क्या हो गया? शरीर के भाई जो अंगों के अंदर जो इंटरनल अंग है उनकी जांच करना एक्सरे कहलाता है। अच्छा, इनकी इंग्लिश भी कुछ जो शब्द हैं, जैसे जांच की इंग्लिश क्या होगी तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ध्यान रखिएगा। जैसे हिरासत है, हिरासत की इंग्लिश क्या होती है? बोलो सर, कस्टडी होती है। गिरफ्तारी का क्या होता है? अरेस्ट होता है। तो हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है? मतलब हिरासत क्या है और गिरफ्तारी क्या है, इसमें अंतर आपसे पूछा गया है। दोनों एक ही है, या हिरासत में केवल आवाजाही पर रोक होती है, गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, आंसर बताइएगा। पता नहीं यार क्या है, मतलब सबका आंसर बी ही है ज्यादातर। सच में सबका आंसर बी ही है। अब आंसर मैंने इधर उधर नहीं किए, मतलब जैसे पाते गए वैसे ही लगाते गए, तो इससे मतलब नहीं, आप इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, जो कंटेंट मिल रहा है यही बहुत है। हिरासत का मतलब क्या होता है कि हिरासत में केवल आवाजाही पर रोक होती है, लेकिन गिरफ्तारी में क्या होता है? कानूनी प्रक्रिया होती है। इसलिए कस्टडी और अरेस्ट में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। यही अंतर यह है कि भैया कस्टडी में क्या होता है? कस्टडी मतलब हिरासत में आपकी आवाजाही पर रोक होती है कि आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप अरेस्ट होते हैं, जब आपकी गिरफ्तारी होती है, तो वहां पे कानूनी प्रक्रिया होती है। कह रहा केस डायरी कौन लिखता है? केस डायरी कौन लिखता है ये भी बताइएगा। तो केस डायरी इसमें न्यायाधीश लिखता है, जांच अधिकारी लिखता है, वकील लिखता है, या शिकायतकर्ता लिखता है? तो केस डायरी कौन लिखेगा? बोले सर यहां भी बी होगा। अब यहां भी बी है,
नहीं, ऐसा नहीं कि सब में बी है, लेकिन बहुत सारे हैं जिसमें बी है आंसर, ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा। लेकिन वहां एग्जाम में आपको बी जरूरी नहीं है कि मिले, तो इसको देख करके बी वहां मत ठोक दीजिएगा। जांच अधिकारी जिसको इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आपका, आपने मूवी वगैरह देखी होगी, कहीं तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है जांच अधिकारी को। वकील तो आपका एडवोकेट हो गया। उसके बाद आ जाओ, पुलिस किसी अपराध की जांच समाप्त कर कोर्ट में रिपोर्ट देती है, ठीक है, कि कोई सबूत नहीं मिला है तो उसे क्या कहते हैं? चार्जशीट कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, समन कहते हैं, या वारंट कहते हैं? तो वारंट का मतलब हो गया जब आप किसी के, जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, जब किसी के घर में छापेमारी करते हैं या किसी स्थान विशेष में जाकर के जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उससे पहले एक सूचना दी जाती है। किसको सूचना देते हैं? जिसका मतलब जो भाई उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है उसको सूचना देते हैं, वो उसी सूचना को वारंट कहते हैं, ठीक है। जब आप पुलिस वाले क्या करते हैं, किसी की घर की या किसी प्रॉपर्टी की तलाशी लेते हैं, तो उससे पहले, ठीक है, जो कानून मतलब मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सम्मन जारी एक तरह से किया जाता है या जो सूचना जारी की जाती है उसी को वारंट कहते हैं। जब पुलिस किसी अपराध की जांच समाप्त कर चुकी होती है तो उसे क्लोजर रिपोर्ट कहा जाता है। अच्छा, इस पे मैंने फोकस नहीं किया कि इनका आंसर बी होगा, मैं ऐसे ही आंसर लगाते हुए चला गया, तो मैंने फोकस नहीं किया कि बी आंसर होगा। समन, अर्थात समन का अर्थ क्या होगा? ये समन इंग्लिश में ही लिखा है, समन, इसका अर्थ क्या होगा? जेल भेजने का आदेश, कोर्ट में उपस्थित होने का आधिकारिक बुलावा, सब संपत्ति जब्त करने का नोटिस, और या फिर माफीनामा। आंसर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि समन किसे कहते हैं? तो समन का मतलब क्या होता है? कोर्ट में उपस्थित होने का आधिकारिक बुलावा क्या कहलाता है? समन कहलाता है। अगला कहता है कि शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र किसे कहा जाता है बताइएगा? जिसको इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं। तो इंग्लिश वाला भी शब्द याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एफिडेविट कहते हैं, और हिंदी में इसको शपथ पत्र कहते हैं। तो लिखित रूप में दी गई स्वैच्छिक घोषणा, पुलिस रिपोर्ट, या फिर जज का फैसला, या गवाह की सूची। बताइए, आंसर करके बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। इसमें आंसर आप सब बताओ, 12 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। अब देखो इसमें आंसर क्या आ रहा है? सबका ए आ रहा है। ये होता है, आप लोगों का माइंड एकदम शार्प है। लिखित रूप में दी गई स्वैच्छिक घोषणा को एफिडेविट या शपथ पत्र कहते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। उसके बाद कहता है कि जिरह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। तो ये इंग्लिश देखो, हिंदी में जिरह हो गया, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन कब की जाती है? ये आपसे पूछा है। केस दर्ज करते समय, गवाह के मुख्य बयान के बाद विपक्षी वकील द्वारा, फैसला सुनाते समय, जमानत के दौरान। चलिए, मेरा नंबर मेरे टेलीग्राम पे है, फोटो वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां मिल जाएगा, टेंशन मत लो। आंसर करो सभी लोग, क्या होगा? बोलो साहब यहाँ पे बी आंसर होगा। क्यों? कह रहा है गवाह के मुख्य बयान के बाद विपक्षी जो वकील होता है, मान लो जैसे आपने कुछ भाई गड़बड़ कर दी है, कोर्ट में आपको पेश किया गया है, आपका वकील आपसे जो पूछताछ किया वो तो किया ही, फिर उसके बाद जो विरोधी पक्ष का वकील है, ठीक है ना, जिसमें आपने जिसने आप पे केस किया है, वो वकील जो आपसे क्वेश्चन पूछता है उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है, यानी उसी को जिरह कहते हैं। और आपस में जो वकील भी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उसको भी जिरह कहा जाता है। स्टे ऑर्डर किसे कहते हैं बताइएगा? स्टे ऑर्डर किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? स्टे ऑर्डर, जेल भेजना, किसी कानूनी कार्रवाई आदेश को अस्थायी रूप से रोकना। तो कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, खेत वगैरह का बड़ा लफड़ा चलता है गाँव में, तो कहते हैं हम भैया स्टे ले आए हैं खेत पे, ठीक है ना, हम क्या ले आए हैं? हम स्टे ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे, फिर से देख लो। अच्छा, हमारे यहाँ ज्ञानी बाबा बहुत सारे हैं। फरार अपराधी की संपत्ति को जब्त करना जब्ती नहीं कहलाता है, ठीक है, कुर्की ही कहा जाता है। हम जान रहे हैं आप ज्ञानी हैं, आप इस सब्जेक्ट के भी ज्ञानी हैं, लेकिन आंसर बी वाला होगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन ये वाला है, स्टे ऑर्डर किसे कहते हैं? तो किसी कानूनी कार्रवाई या आदेश को अस्थायी रूप से रोकना क्या कहलाता है? बोलो साहब, इसे स्टे ऑर्डर कहा जाता है। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे खेत वगैरह में आपने देखा होगा, कभी लड़ाई झगड़ा आपस में होता है, दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं और दूसरे लोग उस पर फसल वसल बो देते हैं, पता चला जमीन आपके नाम पे, तो कहते हैं हम उस पर स्टे ले आए। स्टे का मतलब ये हो गया कि जैसी है वैसी रहना है। क्वेश्चन अगला कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैप्स कॉर्प्स को क्या कहा जाता है बताएगा? ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है बताएंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, संपत्ति वापस करना, गिरफ्तार व्यक्ति को
सशरीर कोर्ट में पेश करना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है जिसको आपने हिरासत में लिया है उसको सशरीर, सशरीर मतलब समझ रहे हो, शरीर सहित उसको कहां पेश करना है, आपको अदालत में पेश करना है, कोर्ट में पेश करना है, उसी को क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। फिर आता है अदालत की अवमानना। अदालत की अवमानना मतलब कंटेप्ट ऑफ कोर्ट। कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे, मतलब कोर्ट के खिलाफ इन द सेंस कि कोर्ट के, आप एक तरह से कोर्ट के ऊपर कोर्ट केस कर देंगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, ऑफ कोर्ट, यानी अदालत की अवमानना, जज से बात करना, अदालत के आदेशों का उल्लंघन या अपमान करना, केस हार जाना या देर से पहुंचना। बताइएगा कितने क्वेश्चन है, करते रहो, 70-72 क्वेश्चन, क्वेश्चन ढेर सारे देंगे, बस स्पीड में आप लोग आंसर करते रहो। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अदालत के आदेशों का उल्लंघन या अपमान करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। निर्दोष की उपधारणा, निर्दोष की जो उपधारणा होती है, देखो यहां पे मैंने क्या बोला, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अदालत के द्वारा जो या कानूनी जो नियम है, जो आपके पास जो कानूनी नियम है, जैसे हमारे संविधान में जो नियम है और जो कानूनी नियम है, अगर आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या बोलते हैं, आप कंटेम्प्ट टू कोर्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप जो कोर्ट के नियम है या जो आप जो कानूनी नियम है उनका आप उल्लंघन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है निर्दोषता की उपधारणा। ये जो निर्दोषता की उपधारणा, इसका मतलब क्या होता है, निर्दोषता की उपधारणा क्या लिखा है, प्रेसम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब क्या है, पुलिस हमेशा सही है, जब तक अपराध सिद्ध ना हो आरोपी निर्दोष माना जाता है, वकील को सच बोलना चाहिए या सजा अनिवार्य है। तो आप क्या बोलेंगे, जब तक अपराध सिद्ध ना हो आरोपी निर्दोष माना जाता है, इसी को बोलते हैं निर्दोषता की उपधारणा। तो बी वाला आंसर आपका क्या बनेगा, राइट बनेगा। एक एक को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा पुनर्विचार याचिका। अब पुनर्विचार याचिका किसे कहते हैं, मतलब रिव्यू पिटीशन किसे कहा जाता है, रिव्यू पिटीशन लिखा हुआ है। रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या हो गया, पुनर्विचार याचिका। तो पुलिस स्टेशन में या फिर उसी कोर्ट में जिसने फैसला सुनाया है, या केवल सुप्रीम कोर्ट में या संसद में, तो पुनर्विचार याचिका का मतलब होता है उसी कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल करना जिसमें जिस कोर्ट ने क्या किया है, जिस कोर्ट ने क्या बोलते हैं आपका फैसला सुनाया हो। बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसको अगर ज्यादा समझना, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, तो उसमें कहता है हम रिव्यू पिटीशन करेंगे। रिव्यू पिटीशन मतलब पुनर्विचार याचिका। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, वकालतनामा क्या होता है, किसी को पता है कि वकालतनामा क्या होता है, बताइएगा। तो पुलिस और कोर्ट की शब्दावली की परिभाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हीं को हम पढ़ना है। ठीक है, अब हम क्या बताएं, इतना बढ़िया कंटेंट लाया, सब में ऑप्शन बी ही है। अब आगे आप ऑप्शन चेंज होगा, कुछ क्वेश्चन बाद ऑप्शन चेंज हो जाएगा, कई सारे में ऑप्शन बी है। वकालतनामा किसे कहते हैं, तो बोले सर वकील को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत करने वाला दस्तावेज वकालतनामा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बी वाला आंसर राइट होगा। मैंने क्या बोला, वकील को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत करने वाला दस्तावेज। न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, न्यायिक सक्रियता बोलते हैं जिसे जजों का राजनीति में आना, न्यायपालिका द्वारा समाज के हित में सक्रिय भूमिका निभाना, केस जल्दी खत्म करना, ज्यादा सजा देना। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे ही एग्जाम में भी पूछता है, आपको आंसर बाहर ही एकदम मिल जाएगा, जैसे ही देखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, एकदम हूबहू वैसे ही बना है। तो न्यायपालिका द्वारा समाज के हित में सक्रिय भूमिका निभाना क्या कहलाता है, न्यायिक सक्रियता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? आ जाओ आगे चलते हैं। कहता है जमानती अपराध क्या होता है, इसको बताओ। अच्छा, जमानती अपराध क्या होगा, जमानती अपराध जिसमें फांसी हो, जिसमें जमानत एक अधिकार के रूप में मिलती है, जिसमें कभी जमानत ना मिले, या फिर गंभीर अपराध को जमानती अपराध कहते हैं। आंसर करिएगा सभी लोग स्पीड में, जल्दी जल्दी। क्या बोलेंगे, यहां भी बी ही होगा, यहां भी क्या होगा, बी होगा। इतना फोकस नहीं किया मैंने ऑप्शन पे, वरना मैं इसको चेंज जरूर करता। क्वेश्चन अगला कहता है कि गैर जमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत कौन दे सकता है,
यानी गैर जो जमानती अपराध होता है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता है, उसमें जमानत कौन देता है? पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, केवल न्यायालय, कोई भी नागरिक या जेलर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो बोल सर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? केवल न्यायालय ही जमानत दे सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भैया जो लोग भी कॉल कर रहे हो, क्लास के बाद यार कॉल करो। सज्जन जी हैं गोपे, सुजान गोपे जी हैं, क्लास के बाद कॉल करो यार, क्लास में कॉल मत किया करो। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। आजीवन कारावास, ये जो आजीवन कारावास है, सामान्यता क्या अर्थ है? मतलब इसका सामान्यता अर्थ देखेंगे तो क्या है? 7 साल की सजा है, 17 साल या 20 साल या शेष प्राकृतिक जीवन तक की कैद। इसका आंसर बताओ क्या होगा? आजीवन कारावास का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताइएगा। बी फॉर विनय सर नहीं होता है, वी फॉर विनय सर होता है। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। आ जाओ। इसमें क्या बोलेंगे? शेष प्राकृतिक जीवन तक कैद। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पेरोल किसे कहा जाता है? सजा की माफी, कैदी को विशेष कारणों से कुछ समय के लिए जेल से रिहाई, फांसी की सजा या पुलिस रिमांड। तो आप क्या बोलेंगे? कैदी को विशेष कारणों से कुछ समय के लिए जेल की रिहाई को क्या कहते हैं? पेरोल कहते हैं। बी वाला आंसर याद रखिएगा। फिर कहता है कि सश्रम कारावास किसे कहा जाता है? बताइएगा, सश्रम कारावास किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सश्रम कारावास किसे कहा जाता है? बोलो साहब यहाँ पे भी बी वाला आंसर होगा। यहाँ भी क्या होगा? बी ही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? बी आंसर होगा। जेल में रहने के साथ कठिन परिश्रम, यानी सश्रम कारावास बोलते हैं इसको। फिर आता है आपका समन किसे कहा जाता है? समझौता करना, फांसी देना, केस को लटकाना या संपत्ति कुर्क करना। तो कहें भैया तुम्हारे नाम पे समन आया है, तुम्हारे नाम पे क्या आया है? समन आया है। समन किसे कहा जाता है? कोई बताएगा? तो बोले सर समन का मतलब क्या होता है? फांसी देना, केस को लटकाना, संपत्ति कुर्क करना या समझौता करना। ये हिंदी है, इसको बोलते हैं समन, मतलब कंपाउंडिंग कह सकते हैं इसको, समझौता करना भी कह सकते हैं एक तरीके से। समन को एक तरीके से अधिक, एक होता है एक होता है समन और एक होता है शमन, दोनों में अंतर है। ये समन का मतलब क्या होता है? ये समन होता है जैसे एक तरीके से कोर्ट में जो बुलावा होता है उसको क्या कहते हैं? समन कहते हैं। कि कोर्ट में बुलावा है, ठीक है ना, यहां आप कह सकते हो अदालत में या कोर्ट में बुलावा। तो कोर्ट में बुलावा है, इसको क्या बोलेंगे? समन बोलेंगे। और इस समन का मतलब क्या होता है? समझौता करना। यह है उसी से रिलेटेड, समझौता करना पुलिस विभाग से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर ए वाला होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निवारक निरोध किसे कहा जाता है? बताइएगा, निवारक निरोध किसे कहेंगे? मतलब आपका निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन, इंग्लिश अपनी भी टाइट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जाता है? बताइएगा आंसर करके, जल्दी जल्दी आंसर कर दो स्पीड में। इसको क्या बोलेंगे? सजा देने के लिए, अपराध होने से रोकने के लिए। निवारक और निरोध, निरोध मतलब रोकना होता है। अब क्या रोकने की बात कर रहा है? बोले सर अपराध को रोकने के लिए निवारक निरोध का प्रयोग किया जाता है। मृत्युदंड, अब कह रहा मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? ये भी क्वेश्चन आसान है, आ सकता है। राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। वैसे अगर आप क्या बोलते हैं, आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे, अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में आप क्या देखते हो कि मृत्युदंड की सजा जो है वो केवल कौन माफ कर सकता है? मृत्युदंड की सजा केवल और केवल आपके क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। वैसे राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं करता, राज्यपाल के पास मृत्युदंड का अधिकार, माफ करने का अधिकार नहीं है। तो इनको उड़ा दीजिएगा, केवल राष्ट्रपति को रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को रखिएगा, राष्ट्रपति के पास केवल मृत्युदंड की जो है माफ करने का प्रावधान है, राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी राज्यपाल और राष्ट्रपति, मतलब राज्य के लिए राज्यपाल के पास सेम जो है
वो होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास होते, बस मृत्युदंड की सजा को छोड़कर। मानहानि यानी डेफेमेशन, मानहानि यानी डेफेमेशन किस प्रकार का अपराध है? केवल आपराधिक है, केवल दीवानी है, दीवानी और आपराधिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। आंसर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, आने के चांसेस हैं। आप क्या बोलेंगे? मानहानि ये दीवानी और आपराधिक दोनों है। मानहानि जो है ये दीवानी भी है और क्या है बोलो सर, ये और आपराधिक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन कहता है कि जैव साक्ष्य क्या है? इसको भी पूछ सकता है। जैव साक्ष्य यानी फॉरेंसिक एविडेंस। आपने सुना होगा कि भैया उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, यानी जैव साक्ष्य हिंदी में कहते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस बोलते हैं, यानी जैव साक्ष्य यानी जैव सबूत जिनको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। यानी कि आप कह सकते हो केवल गवाह, पुलिस की डायरी, वकील की दलील नहीं, डीएनए और उंगलियों के निशान, इन्हीं को बोला जाता है जैव साक्ष्य यानी कि फॉरेंसिक एविडेंस। पावर ऑफ अटर्नी, इसके बारे में जानते होंगे। पावर ऑफ अटर्नी ये क्या है? सरकारी शक्ति है किसी को कानूनी रूप से प्रतिनिधि नियुक्त करना, गिरफ्तारी का आदेश या संपत्ति का मालिकाना हक। पावर ऑफ अटर्नी किसे कहा जाता है? आंसर करके सभी लोग बताइएगा। पावर ऑफ अटर्नी वैसे तो कहते हैं कि जो भी मतलब भारत देश है अपना, ठीक है, जो भी भारत देश है इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सरकार की है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है? किसी को कानूनी रूप से प्रतिनिधि जो नियुक्त करती है उसी को कहा जाता है पावर ऑफ अटर्नी। आपको भी अपने जमीन जायदादी पे पावर ऑफ अटर्नी लेना होता है। जब आप कभी जमीन बेचोगे, कभी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसमें पावर ऑफ अटर्नी भी लगती, वो मतलब अपना कोर्ट वोर्ट के द्वारा, तहसील के द्वारा बनती है। लोकहित याचिका क्या होती है? जिसको आईपीएल बोलते, वो सॉरी पीआईएल बोलते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या होगा बताइएगा? पीआईएल का पूर्ण रूप क्या होगा? अच्छा, आपसे पूछ सकता है जैसे लोक अदालत क्या होती है, ठीक है, आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर बता दो स्पीड में सभी लोग। इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पब्लिक इंटरेस्ट आपका लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आंसर आपका बी वाला क्या बनेगा? राइट बनेगा। प्राइवेट नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा और इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्वेश्चन अगला कहता है तहरीर किसे कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तहरीर पूछ लेगा आपसे। तहरीर किसे बोलेंगे बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। तहरीर किसे कहा जाता है? कोर्ट का फैसला, पुलिस को दी गई लिखित शिकायत, वकील का तर्क या गवाह की चिट्ठी। तहरीर किसे बोलेंगे? इसमें भी सारे बी हैं। आज गड़बड़ी हो गया मेरे से, क्या बताऊं, लेकिन कुल मिला के कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, बस ये मेन होना चाहिए, बाकी तो सब दुनियादारी है, इसी के पैसे हैं, बाकी तो सब हम जैसे हैं। तो तहरीर पुलिस को दी गई लिखित शिकायत होती है। दबिश किसे कहते हैं बताइएगा? दबिश किसे, क्वेश्चन मैंने निकाले हैं खोजबीन के, लेकिन वही है कि ऑप्शन सब में बी हो गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वरना मैं चेंज कर देता। दबिश देना मुहावरे का पुलिस संदर्भ में क्या अर्थ है? ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार टिक दीजिएगा, आएगा। खाना खाना, अचानक छापेमारी करना, पूछताछ करना या गश्ती करना। तो दबिश की बात कर रहा है कि दबिश किसे कहा जाता है। तो आप क्या बोलोगे? यहां भी अचानक छापेमारी, इसी को दबिश कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आने वाले। फिर कहता है वारंट किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने बताया भी था, पढ़ा भी था। वारंट जारी करने का अधिकार अच्छा किसके पास होता है, ये पूछ रहा है। तो वारंट भैया डीएम ही जारी करता है। वारंट कौन जारी करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय जारी करता है, या तो डीएम इधर जारी कर सकता है या न्यायालय जारी कर सकता है। उसके बाद कह रहा सुओ मोटो का क्या अर्थ होता है? सुओ मोटो क्या होता है, कोई बताएगा? सुओ मोटो न्यायालय द्वारा खुद संज्ञान लेना, इसको सुओ मोटो कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिवक्ता यानी एडवोकेट और पैरवी का क्या संबंध है? मतलब अधिवक्ता और उसके बाद पैरवी, दोनों में अंतर आपको बताना कि अधिवक्ता क्या होता है और पैरवी क्या होती है। पैरवी करना अधिवक्ता का अर्थ है, दोनों अलग हैं। पैरवी जज करता है, इनमें से कोई नहीं। तो पैरवी कौन करता है? पैरवी तो वकील ही करता है ना, कि भैया हमारे केस की पैरवी कर देना, तो पैरवी वकील करता है। इसका मतलब पैरवी करना अधिवक्ता का कार्य है, यही इसका संबंध है। ए वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल न्यायालय, ये बाल न्यायालय जो होता है, ठीक है ना, जुविनल कोर्ट बोलते हैं इसको, बाल न्यायालय
इसमें किन का न्याय होता है? वृद्धों का, महिलाओं का, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, या केवल पुलिस का? तो ये तो आसान है भाई, बाल न्यायालय में बाल का मतलब बालकों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा है। बोलो हाँ या ना? तो आंसर क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर सी वाला हो जाएगा, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। अब देखो बी नहीं है, अब यहाँ पे सी है, कुछ में था बी। क्वेश्चन अगला कहता है कि मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा कि मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं? केवल एक, या फिर दो, या फिर 5, या फिर 10? तो मजिस्ट्रेट दो होते हैं, एक कार्यकारी और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो न्याय देता है, और एक जो कार्य करता है, जैसे डीएम हो गया, और आपका न्यायिक मतलब जज वज हो गया, जो सिविल जज वगैरह होते हैं वो। तो बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा। एक कोर्ट वाला हो गया और एक आपका डीएम वगैरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है मेरे दोस्त? तहरीर, पुलिस को दी गई लिखित शिकायत, पुलिस को दी गई लिखित शिकायत को तहरीर कहते हैं। यही तो बोला मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन अगला कहता है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा? आंसर करेंगे सभी लोग। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छा 33 वाला क्वेश्चन आज आया था सेकंड शिफ्ट में, सही है यार, तब तो इसका मतलब और भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा देख लो भैया, ये बोल रहे हैं भाई साहब, कह रहे सर ये तहरीर वाला शब्द आया था, आपने यही किया था आंसर। 33 वाला क्या नाम है इनका? कमेंट रोको भाई, नाम पढ़ें, इंपॉर्टेंट भैया हैं ये। क्या है इनका नाम? रवि सैनी जी। अच्छा आपका कॉल तो अभी आ रहा था, आप ही थे क्या? ये वाला आया था, 33 नंबर का क्वेश्चन आज छपा था एग्जाम में। अब देख लो, मौज हो जाएगी अगर इस फाइल को पढ़ लिया अच्छे से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छा लोक अदालत क्या होता है ये जानते हो? आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह में, जो आपका सिविल कोर्ट वगैरह होता है, तो सिविल कोर्ट में कई सारे जज बैठते हैं, डीएम वगैरह भी आकर के बैठते हैं, और जो अधिकारी पुलिस वाले भी अधिकारी रहते हैं। और लोक अदालत एक जनता अदालत लगती है, जहां पे भाई भीड़ होती है, सब अपनी शिकायत लेकर के डायरेक्ट सुनवाई होती है वहीं पे। वैसे आप केस दायर करो, लंबी सुनवाई होती है, लेकिन लोक अदालत में डायरेक्ट सुनवाई होती है, आप डायरेक्ट न्यायाधीश से अपनी बातों को रख पाते हैं। ठीक है, उसी को लोक अदालत बोला जाता है। तो लोक अदालत का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? कानूनी भाषा में आपसी समझौते से विवाद सुलझाना लोक अदालत कहलाता है। आंसर आप क्या करेंगे? बी वाला आंसर राइट करें। कहते भी अगर जैसे मान लीजिए सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले मान लो नहीं सुन रहे, कोई जमीन जायदाद का मामला है, तो लोक अदालत, अगर आप जेन्यून है तो फिर लोक अदालत में जाना चाहिए, वहां सुनवाई जल्दी होती है। कहता है कि साक्ष्य यानी एविडेंस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आया है, या आज आया हो या कल आया हो, बच्चों ने हमको बताया, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। साक्ष्य जो है, एविडेंस, कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक और दस्तावेजी, केवल मौखिक। अब एक चीज समझ में आ गई, इन्होंने बताया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, ये सेकंड शिफ्ट में आया है, और हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई? हमारी क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई, और सेकंड शिफ्ट छुट्टी कितने बजे? लगभग 3 बजे। ठीक है, अच्छा 39 का रॉन्ग है, अभी देख लेता हूं, लगभग 3 बजे छुट्टी। तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही गाइड पे चल रहे हैं। मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो यार मजिस्ट्रेट तो 2 ही प्रकार के होते हैं ना मेरे भाई, 2 ही प्रकार के तो होते हैं। एक आपका कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। वैसे आपके हिसाब से कितने होते हैं? ठीक है, कहा अच्छा ये डेट हाँ गलत डाल दी यार ऊपर, यार ये चेंज नहीं किया मैंने, इसको सही कर लेना भाई, ये 30 है, इसको सही कर लेना, ऊपर डेट गलत है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चेंज करना भूल गया मैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, साक्ष्य किसे कहा जाता है? मौखिक और दस्तावेजी, केवल मौखिक, केवल वीडियो, या केवल लिखित? तो साक्ष्य किसे कहते हैं बताइएगा? मैंने तो मजिस्ट्रेट मतलब 2 ही पढ़े हैं बेसिकली, जो भी पढ़ा है आप लोग के उस पे, वो 2 ही है। ठीक है, साक्ष्य किसे कहा जाता है? साक्ष्य एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक और दस्तावेजी। एविडेंस एविडेंस एविडेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने वाला है। एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको जरा चेक करिएगा। ठीक है, केवल मौखिक होते हैं या मौखिक और दस्तावेजी दोनों होते हैं? इसको अभी करेंगे हम लोग। मृत्यु पूर्व कथन क्या है? डाइन डिक्लेरेशन क्या होता है बताइएगा? मृत्यु पूर्व कथन,
मृत्यु पूर्व कथन क्या होता है बताइए, आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। इसमें यही करिएगा, मौखिक और दस्तावेजी दोनों होते हैं। आंसर आप क्या करेंगे, आंसर आप ऑप्शन नंबर ए करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 आंसर ए वाला, मौखिक और दस्तावेजी दोनों होते हैं। फिर आता है आपका मृत्यु पूर्व कथन क्या है, कोई बताएगा? तो मृत्यु पूर्व कथन मतलब डेइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, यह मान्य नहीं है, इसे ठोस सबूत माना जाता है, या केवल पुलिस के लिए है, इसे वकील लिखता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने मतलब आपने नहीं, किसी ने किसी को गोली मारी, मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, गोली मारता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो मरने से पहले बता के चला जाता है कि हमको फलाने ने मारा था, हमको ढिमकाने ने मारा था, ठीक है, और ऐसे ऐसे मारा है, और उसके बाद उसकी डेड हो जाती है। अच्छा, किसके सामने बताता है? तो कोई ठोस मतलब या तो कानूनी बंदा है उसके सामने बता दिया, या कहीं पे कुछ ऐसा ठोस सबूत छोड़ के चला गया, उसी को बोलते हैं डेइंग डिक्लेरेशन, यानी मृत्यु पूर्व कथन। मरने से पहले के जो कथन है, जो बता के गया है, इसे ठोस सबूत माना जाता है। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला कहता है कि न्यायिक हिरासत, क्या ये हिंदी थोड़ी है? आप बताओ ये क्या हिंदी है? कौन कहेगा इसको हिंदी है? हिंदी थोड़ी है ये तो बच्चे पढ़ते हैं एलएलबी, और ये क्या नाम है उनका, जो एलएलबी वगैरह करते हैं, जो जुडिशरी वगैरह की तैयारी करते हैं, वो इसको पढ़ते हैं। हिंदी थोड़ी है ये, लेकिन हिंदी में पूछ रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बॉलीवुड में मूवी में ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। न्यायिक हिरासत किसे कहते हैं? बताया है, कल भी बताया था, आज भी बता चुका हूं, न्यायिक हिरासत क्या होती है। आंसर करिएगा सभी लोग कि न्यायिक हिरासत क्या होती है। मतलब पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, जेल में, अपने घर पर, या कोर्ट रूम में। न्यायिक हिरासत किसको कहते हैं बताइएगा? न्यायिक हिरासत, तो न्यायिक हिरासत हमेशा जेल होती है। कहेंगे भैया न्यायिक हिरासत में है, कहां है? जेल के अंदर है। तो न्यायिक हिरासत हमेशा जेल होती है, बी वाला आंसर याद रखिएगा। अभियुक्त किसे कहा जाता है? ये तो आपने अभियुक्त, अभियोगी, ठीक है ना, एक्यूज्ड जिसको बोलते हैं, इसका अच्छा इसका इंग्लिश भी पूछ सकता है, हिंदी से इंग्लिश, कि एक्यूज्ड किसे कहा जाता है? एक्यूज्ड अभियुक्त को कहते हैं, ये कल मैंने आपको बताया था। तो अभी क्या है, इसको अगर पढ़ लोगे तो अगर कभी कुछ कानूनी कार्रवाई आपको करना होगा ना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, सारा कानून तो पढ़े ले रहे हो। तो जिस पर अपराध का आरोप हो उसे कहते हैं, जिसने केस किया हो उसे कहते हैं, जो गवाह उसे कहते हैं, या जो फैसला सुनाए उसे कहते हैं। तो जो फैसला सुनाता है उसे न्यायाधीश कहा जाता है, जज कहते हैं हम, ठीक है। अभियुक्त किसे कहा जाता है? देखिए, जिसने केस किया हो उसे अभियोगी कहते हैं, उसे अभियोगी कहा जाता है, ठीक है। और जिस पर अपराध का आरोप हो उसे अभियुक्त कहते हैं, ठीक है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। गवाह को तो गवाही बोलेंगे, जो फैसला सुनाना न्यायाधीश कहलाता है। उसके बाद अभियोजन का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। अभियोजन का मतलब क्या होता है, इसकी इंग्लिश भी देख लीजिएगा। प्रोसिक्यूशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? अच्छा, इस बार जानते हो क्या आया था, मतलब सेकंड शिफ्ट में, जैसे ये इंग्लिश यहां पे लिखी है, तो सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया प्रोसिक्यूशन, ऐसे लिखा। अब इसका हिंदी बताओ क्या होगा? तो प्रोसिक्यूशन का अभियोजन, तो इंग्लिश स्पेलिंग नहीं लिखी थी, ऐसे लिख के आ गया। सेकंड शिफ्ट में बच्चा बता रहा था कि ऐसे लिख के आ गया प्रोसिक्यूशन, इस तरह से। अब इसका बताना है, तो ये पढ़ने में आसान रहता है, लेकिन इंग्लिश भी आप समझोगे तब आप कर पाओगे इसको। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? तो बोले सर, आरोपी को बचाने की कोशिश, जो आरोपी पर दोष सिद्ध करने की कोशिश करे, राज्य पक्ष। बिल्कुल। अभियोजन किसे बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन किसे बोलते हैं? कहते नहीं आपने मूवी, अब फिर बॉलीवुड मूवी में लेके चलता हूं, कहते हैं प्रोसिक्यूशन का ये बयान है। प्रोसिक्यूशन मतलब समझते हो, जो सरकारी वकील होता है उसको प्रोसिक्यूशन बोला जाता है। जैसे एक हो गया, मतलब जिसने अपराध किया है वो हो गया अपराधी, और उसको मतलब उसके विरोध में एक सरकारी वकील खड़ा होता है, इसी को राजपक्ष बोलते हैं। सरकारी वकील, उसको प्रोसिक्यूशन बोला जाता है, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। तो अभियोजन किसको बोलते हैं, जो आरोपी पर दोष सिद्ध करने की कोशिश करे। दोहरा दंड किसे कहा जाता है? मतलब डबल जेपोरिडी कहते हैं इसको, दोहरा दंड। इसको क्या बोलेंगे? 2 बार जेल जाना, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा और सजा, 2 अपराधों की एक सजा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन बड़े मजेदार है, ठीक है। अब एक चीज मेरे समझ में नहीं आती, खैर ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मजबूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे, तो ये तो करना मजबूरी है हमको पढ़ना। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, क्या एसएससी ने हिंदी में इसको क्या सोच के दिया होगा?
एसएससी ने मतलब क्या सोचा होगा, चेयरमैन ने क्या सोच करके इसको दिया होगा हिंदी में, यार हम ये वाला पूछेंगे, ये हिंदी का पार्ट है, उसको अगर उसकी अम्मा की कसम खिला के पूछा जाए कि खाओ अपनी माँ की कसम, ये हिंदी का सिलेबस है, और इससे पूछो कि भाई ये हिंदी का सिलेबस है बताओ, तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदी का सिलेबस ही नहीं, हिंदी में ये दे रहा है, नहीं देना चाहिए उसको। दोहरा दंड होता है एक ही अपराध के लिए, 2 बार मुकदमा हो और 2 बार सजा मिली हो। शून्य घोषित करना, शून्य घोषित करने का मतलब क्या होता है बताइएगा, कि भैया इसको आपने क्या किया, इसको आपने शून्य घोषित कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, नहीं एसएससी का चेयरमैन पगला गया नहीं पगला गया नहीं पता मुझे, लेकिन सच में एजुकेटी जो है ये बिल्कुल भी एग्जाम कराने के लायक नहीं, इसको एकदम एग्जाम नहीं कराना चाहिए। चलो आ जाओ, तो शून्य घोषित करने का मतलब क्या होता है, यानी कानूनी रूप से अमान्य ठहरा देना, कानूनी रूप से अस्वीकार कर देना। फिर कहता है लोकायुक्त का कार्य क्या होता है, लोकायुक्त होता है जो, इसका कार्य क्या है, आजकल ये थोड़ा सा फेमस भी है लोकायुक्त शब्द जो है। लोकायुक्त क्या करता है, ये भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। क्या करता है, ये भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, इसी का लोकायुक्त है, आपका लोकायुक्त बोलते हैं। जिरह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइएगा, जिरह हम लोग पढ़ चुके हैं, आज आया भी था, भैया ने बताया। जिरह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको भी बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। जिरह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आर्गुमेंट बोलेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन बोलेंगे, एविडेंस बोलेंगे। एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है, एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है, सबूत, इसको क्या बोलते हैं, सबूत बोलते हैं। यही ये आया था, इसमें क्या बोलते हैं, आज आया है किसी शिफ्ट में। उसके बाद समरी का मतलब हो गया एक तरीके से, समरी के कई सारे अर्थ होते हैं, एक तो सारणी भी होता है, लेकिन इस पुलिस विभाग में मतलब न्यायिक विभाग में कुछ अलग इसका मतलब होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब ये हो गया कि आर्गूमेंट कर रहे हैं आप, क्या बोलते हैं, तर्क देना। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क, आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क, और जिरह का मतलब होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? आगे बढ़े, अब आ जाओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है ये भी बता देना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? जिला कलेक्टर को बोलते हैं। ये मूल विधि नहीं है, मूल विधि अलग हो गया। मूल विधि में क्या होता है, उसमें आईपीसी सीआरपीसी पूछता है, धाराएं पूछता है, ये मूल विधि नहीं है, ये शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली बोलते हैं इसको, इसको मूल विधि नहीं बोलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है उसको डीएम बोलते हैं, मतलब डीएम को ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जिला कलेक्टर को ही कहते हैं, ये वाला याद रखिएगा। अब किधर चलते हैं, अब चलते हैं हम हिंदी टू इंग्लिश वाले पे। अब हम किधर चलते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, हिंदी को हिंदी में लिखेंगे, या इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी। ये जितने शब्द हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने पास समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय बचा नहीं है। अचीव का मतलब क्या होता है, अचीव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर करिएगा सभी लोग। अचीव का मतलब क्या होता है? जैसे यहां दक्षता है, दक्षता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। तुम लोगों के चक्कर में मेरी इंग्लिश सही हो जाएगी। क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी, दक्षता। स्थापत्य का मतलब होता है, जैसे स्थापत्य कला पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्किटेक्चर, टेक्चर, आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद आदिम नहीं होगा, अभिलेखागार हो जाएगा। वैसे इतना हैवी क्वेश्चन आएगा नहीं आपसे, स्थापत्य बेशक आ जाए। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, ये आ सकता है, ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, देख रहे हो, धीरे धीरे मेरी इंग्लिश सही हो जाएगी आप लोगों के चक्कर में। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है बताइएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी मतलब हिंदी में इंग्लिश वाला आता नहीं है, इंग्लिश वाला पार्ट आता है, वो प्रशासनिक शब्दावली होती है। वो जब आप जुडिशरी वाला पेपर देते हैं, या जैसे आप वीडियो वगैरह का पेपर देते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, या आप आरओ रेवेन्यू ऑफिसर का पेपर देते हैं, जैसे स्टेट वाइज रेवेन्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी वगैरह निकलता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ कह रहा प्रमाणित, प्रमाणित का मतलब क्या होता है, प्रमाणित का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड, नहीं ऑथेंटिकेट बोलते हैं, प्रमाणित को क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेट कहा जाता है, ऑथेंटिकेट। ठीक है, और प्रमाणीकरण को क्या बोलते हैं, प्रमाणीकरण को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, इसको बोलते हैं प्रमाणीकरण। ठीक है, उसके बाद प्रामाणिक का मतलब होता है ऑथेंटिक,
ऑथेंटिक, ऑथेंटिक ऐसे बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कौन से कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होगा बताइएगा, इसको भी बता दो, ये भी अच्छा शब्द है कंसोलिडेटेड। हाँ, एजुकेटी के चक्कर में हमको भी इंग्लिश आ जाएगी। ये भी शब्द है, प्रचलन वाला शब्द है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है किसी चीज को समेटना एक तरीके से, या समेकित कर देना आप कह सकते हो। तो आंसर ये वाला हो जाएगा, हालांकि इतना हैवी नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं आपसे सेंसस किसे कहा जाता है, ये सेंसस है, कई लोग इसको कंसस पढ़ते हैं, पहले मैं भी इसको कंसस पढ़ा करता था, फिर एक गुरुजी ने बताया नहीं ये सेंसस होता है, पॉलिटी वाले सर अपने। सेंसस किसको बोलते हैं, जनगणना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जनगणना को कहा जाता है। एक्शन किसे कहते हैं बताइएगा, एक्शन, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, जैसे ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दो क्वेश्चन यहां से छोड़ दीजिएगा। बाकी ये आ सकता है आपका, ये आ सकता है एक्शन। एक्शन तो नॉर्मल सा शब्द है, तो एक्शन जो है ये कैसा शब्द है बताइएगा, मतलब एक्शन का हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एक्शन को, एक्शन को हिंदी में कार्रवाई कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्शन मतलब कार्रवाई, तो कार्रवाई हो जाएगा ये वाला। इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो डी वाला आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। अच्छा, कार्यवाही का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोसीडिंग। स्पेलिंग अगर मेरी सही है, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग, इसको प्रोसीडिंग कहा जाता है। तो ये अलग है कार्रवाई, ये कार्रवाई है, एक्शन को बोलते हैं। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, ये भी शब्द अच्छा है कि भैया अप्रूव, जैसे कहते नहीं है कि तुम्हारा जो है लोन अप्रूव हो गया है, तुम्हारा पैसा अप्रूव हो गया है सरकार की तरफ से। तो अप्रूव का मतलब क्या होता है बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। अप्रूवल का मतलब पूछ रहे हैं, अप्रूवल का मतलब क्या होगा। अप्रूवल एक तरीके से स्वीकृति बोलते हैं, अनुमोदन भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनुमोदन भी कह सकते हैं। अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकार, अप्रूवल का मतलब होता है एक तरीके से स्वीकार। क्वेश्चन अगला कहता है रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है बताइएगा, रिक्वायरिंग का अर्थ क्या होता है, इसको भी बता दो। वैसे ये जो रिक्वायरिंग शब्द है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसको याद करो। फिर कहता है नोटिफिकेशन, ये आ सकता है, ये आ सकता है आपका नोटिफिकेशन। नोटिस को क्या बोलते हैं, अगर केवल आता नोटिस, अगर आता नोटिस, नोटिस को क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं, ठीक है। नोटिस को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर नोटिस को सूचना कहा जाता है, ठीक है साहब। हाँ जी, इंफॉर्मेशन, जानकारी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं जानकारी। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना, तो इसे क्या बोलेंगे, अधिसूचना कहा जाता है। डी वाला आंसर याद रखिएगा, ठीक है। संकल्प को भी कह सकते हो, इसको आप रिजोल्यूशन कह सकते हो, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, संकल्प को। नेक्स्ट आता है डिजिग्नेशन, मैंने आपको कल बताया था डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है कि जिस पद पर आप हैं वो आपका डिजिग्नेशन है। आप किस पद पर हैं, आप सिपाही हैं, आप मतलब डिजिग्नेशन वैसे ऊंचे पद के लिए यूज किया जाता है, एसएससी जीडी नहीं, यूपीएसआई। बिल्कुल सही कह रहे हो, एसएससी जीडी के लिए नहीं, हम यूपीएसआई के लिए जैसे तैयारी कर रहे हो, हालांकि यूपीएसआई में भी ये सब नहीं आता है। तो डिजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम, आपका पद का नाम क्या है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या आता है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, ये आ सकता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो जिनको हमने कट किया है कि आप ये ना पढ़िएगा, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकारी होता है, अथॉरिटी, प्राधिकारी, सी वाला आंसर राइट होगा। फिर कहता है कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्सियन का मतलब क्या होता है, एक होता है स्टैटिक्स, वैसे इसको सही से क्या हम लोग बोलते हैं, स्टैटिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिक, उसके बाद सीएन लग गया यानी कि स्टैटिक जानने वाला, यानी कि जो क्या बोलते हैं सांख्यिकी विद होता है उसे बोलते हैं। हम लोग बोलते क्या, स्टैटिक आया था नहीं आया था, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स बोलते हैं मैथ्स में इसको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, स्टैटिस्टिक होता है। इसको पढ़िएगा क्या आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द क्या होता है, नगद मतलब कैश के लिए,
नगदी किसे कहा जाता है? हार्ड कैश, या फिर आपका कैश इन हैंड, या फिर कैश पेमेंट? अक्षय सर को मैंने बोला है कि मैराथन की पीडीएफ दे दें। नगदी को हार्ड कैश बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ये क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी भी शब्द अच्छा है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मतलब क्या बोलते हैं आपका स्वायत्त, मतलब स्वायत्तता जिसको बोलते हैं, स्वायत्तता स्वयं के लिए यूज किया जाता है ये, तो इसी को ऑटोनॉमी कहा जाता है। सबऑर्डिनेट, ये भी अच्छा शब्द है, आ सकता है आपसे। सबऑर्डिनेट किसे कहा जाता है? तो विनीत है, सहायक है, वरिष्ठ श्रेणी है, अधीनस्थ है। तो सबऑर्डिनेट उसे कहते हैं जो आपके, जैसे आप मान लीजिए किसी कार्यालय में हैं, किसी ऑफिस में हैं, आपसे जो नीचे वाली पोस्ट पे हैं उनको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट बोलेंगे, यानी अधीनस्थ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ डी वाला आंसर राइट होगा। वो सहायक का असिस्टेंट होता है। सहायक का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट, असिस्टेंट बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका एलिगेशन का मतलब क्या होता है, बताइएगा। एलिगेशन किसे कहा जाता है? आरोप है, अभियोग है, दोष सिद्धि है, या संहिता है? एलिगेशन किसे कहा जाता है, बताएंगे। एलिगेशन, अभियोग के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। अभियोग क्या क्या बोलेंगे? अभियोग प्रोसिक्यूशन कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन बोला जाता है, बताया था मैंने, ठीक है। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना होता नहीं, आरोप लगा रहे हो, एलिगेशन कर रहे हो, तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, देखिएगा। संधि का मतलब क्या होता है, बताइएगा। वैसे समय हो गया है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, स्पीड में, समय बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए आंसर करिएगा। संधि को ट्रेटरी कहा जाता है। ट्रेटरी कहां लिखा हुआ है? ट्रिटी, सॉरी ट्रिटी बोलते हैं, ट्रेटरी नहीं, ट्रिटी कहा जाता है। ट्रिटी, ट्रेटरी तो अलग हो गया। ट्रिटी कहां लिखा हुआ है? ट्रिटी यहां लिखा हुआ है। डिस्कशन, डिस्कशन मतलब कहना हो थोड़ा डिस्कशन कर लें, मतलब आपसी वार्तालाप, बातचीत। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस किसे कहा जाता है, बताइएगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो परिवीक्षा बोलेंगे, प्रतिभूत बोलेंगे, संदर्भ या पंजीयन बोलेंगे। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो बोल सर रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है, कि उनके संदर्भ में, उनके रेफरेंस से। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशियल कहते नहीं, जुडिशियल कस्टडी, यानी न्यायिक हिरासत में। क्या बोलते हैं? जुडिशियल कस्टडी से याद रखिएगा। जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत, तो कस्टडी मतलब हिरासत हो गया, जुडिशियल मतलब कानून, न्यायिक हो गया। तो आंसर क्या करेंगे? आंसर आप ऑप्शन नंबर ए वाला करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है वैकेंसी का मतलब क्या होता है। कहें सर जी कितनी वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी का मतलब क्या होता है? रिक्त होता है, रिक्ति, रिक्ति को वैकेंसी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में बताना है। तो एक होता है प्लान, अच्छा परियोजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? प्लान तो योजना हो गया, परियोजना प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट, यानी ये सरकार द्वारा प्रोजेक्ट आया है, तो प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट को परियोजना कहते हैं, और प्लान को क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। आंसर आपका बी वाला होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और चलना चाहिए फिर, सर आयोजना क्या, आयोजन क्या होता है? आयोजन इवेंट्स को बोलते हैं। इवेंट्स, जो इवेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आयोजन कहा जाता है। अब साहब नियोजन किसे कहते हैं? तो नियोजन कहते हैं प्लानिंग को, जो प्लानिंग होती है उसे नियोजन कहते हैं। अब देखो आपके चक्कर में मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई, ठीक है, वरना सच में मैं इंग्लिश कभी कभार ऐसे शब्दों का यूज करता था, ये वाले शब्द, जब हम आरो यारो वाले बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, इसमें तो हिंदी आता ही नहीं था आपका। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन 1799 का चलता था, वो 1 साल वाला अब मात्र सब्सक्रिप्शन 899 का है। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें, इस सब्सक्रिप्शन में 899 का जो सब्सक्रिप्शन है, पहले 1999 और 1799 का बिका है ये। इसमें आपको 375 एग्जामिनेशन के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम इंक्लूड हैं, रेलवे है, आपका बैंकिंग है, टीचिंग है, डिफेंस एग्जाम है, यूपी के सारे एग्जाम है, बिहार के सारे एग्जाम है, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन सब के एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड है। स्टेट वाइज जितने एग्जामिनेशन है, मतलब टेक्स्ट बुक पे जितने कोर्सेज चलते हैं सब आपको मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही सब्सक्रिप्शन में इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। प्लस आपको पास प्रो मैक्स फ्री में मिलेगा, मतलब आपको 30,000 मॉक टेस्ट, वो 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट्स, 30,000 पे वाईक्यू मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कूपन कोड विनर जरूर लगाइएगा।
तो विनय लगाइएगा, ऐसे ही मेहनत चलती रहेगी, आप मेरे से कनेक्ट रहेंगे, मेरा नंबर आपके पास रहेगा, बढ़िया से आप मेरे से बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत दुविधा है तो आप मुझे दुखड़ा सुना सकते हो। चलेंगे इस पे, ये सीधा जाएंगे क्लास में, क्लास को वो करेंगे, मोर पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, देखो लिंक पड़ा हुआ है, कहाँ गया लिंक, ये बाई सुपर पास लाइव आल प्लान, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, सीधा जा करके जैसे ज्वाइन करोगे यहाँ पे देखो ऐसे आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जब ज्वाइन करोगे यहाँ लगभग आपके कितने लोग हैं, लगभग आपके 33,881 लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। और यहीं पे मैं पीडीएफ दे देता हूं, जैसे कल वाली पीडीएफ देखो यहाँ पे दे दी है मैंने आपको, कल वाली पीडीएफ कहाँ दी है, ये देखो कल वाली पीडीएफ मैंने आपको दे दी। अब यहीं पे पिन मैसेज करोगे तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है 9305379738। आप इस पे कॉल या मैसेज मुझसे कर सकते हो, जुड़ सकते हो। बाकी इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने वीडियो खोली थी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा ये प्लान है बाई सुपर पास लाइव, इसको क्लिक करिएगा, ये ओपन होकर के आ जाएगा। अच्छा, ये जो ऑफर है ये केवल और केवल आज के लिए सीमित है, आज के बाद ये ऑफर खत्म। तो अप्लाई को 30 है ना, आज खत्म। अप्लाई कूपन करेंगे, विनय कूपन कोड लगाएंगे, VINAY कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा 899 का, 1 साल का है, बढ़िया 1 साल तक पढ़ते रहो, क्योंकि 2027 में SSC GD लगा हुआ है, उसका भी बैच आएगा, वो भी मिलेगा। और जो आपका कांस्टेबल के जितने भी एग्जामिनेशन है वो भी, और मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 12 बजे डेली हिंदी की क्लास होती है, उसमें शामिल होकर के आप सब हिंदी पढ़ सकते हो, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, हिंदी जिसमें आती है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बाकी आपका इंतजार रहेगा आपकी राय का, और जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी कल से हम क्या करेंगे, अच्छा ये सिलेक्शन किट भी आपको इसी में मिलेगी, कल से हम क्या करेंगे, जो वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो गद्यांश है वो भी लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, एक बार जय बोल देना एजुकेटी की, जो भी लिखना है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बाद में लिख देना, मैं पढ़ लूंगा। एजुकेटी के बारे में 2-2 शब्द जरूर लिखिएगा, आप सबका इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेटी के बारे में 2-2 शब्द भर जाने चाहिए, मैं आप सबका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और ये जस्ट 5 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करिएगा और बढ़िया से रिवाइज मारिएगा, और कसम खा के रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके सीधे फंसे हैं और फंसेंगे। तीनों जो पीडीएफ है उनको रख लीजिएगा। बाकी अभी क्या कहते हैं, जब ये स्लॉट एक पहला वाला स्लॉट खत्म होगा तो जो जितनी भी मैंने क्लासेस इधर ली हैं, ये वाली ये जो टॉपिक है आपका, इसकी पीडीएफ मर्ज करके मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।